आज हम देखेंगे कि भाई केमिस्ट्री में एंट्री मारना है। अब 11th की बात बताता हूँ थोड़ा सा इसी पे कि 11th में कोई बेसिक लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाते हैं ना, अपने आप बेसिक कवर होता जाता है। और बेसिक 11th ही है, तो आप जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी चीज़ें सिखाऊंगा, वो चीज़ें आपके लिए हमेशा आसान होगा। यानी मैं ऐसे पढ़ाना शुरू करूंगा कि एक सीढ़ी आज कवर हुआ, एक स्टेप अगला होगा, अगला स्टेप अगला होगा। और एक दिन जब 11th के कोर्स जिस दिन कंप्लीट होगा, आपको बोलूंगा जा बेटा 12th वाले बच्चे को पढ़ा के आ जा, आपसे वो कम जानते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ये सच्चाई है, ठीक है। तो उसी कॉन्फिडेंस को बना के रखना है और आगे बढ़ना है। चलिए हम बात करते हैं यहां पे कि परमाणु भार, अणु भार होते क्या हैं। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों वर्ड्स जानना जरूरी होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और हर एक का दो शब्द आपको होते हैं, दो तीन शब्द होते हैं। फिनोनिम्स कहते हैं, मेनोनिम्स कहते हैं। और ये जो चीज़ आप देखोगे जिसको पर्यायवाची कहते हो, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचो कि हमारे पास शब्दों की पूरी भंडार होनी चाहिए। फिलहाल अब सवाल आता है कि एटॉमिक नंबर, बेटे मैं यहां पे इस बात को कहूंगा कि एटॉमिक नंबर को हमेशा याद रखें, इसे याद रखना पड़ता है। कोई इसका ट्रिक नहीं होता है, याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। जो कर सकते हो 9-10 तक वही करना पड़ेगा, यहां पर कोई स्पेशल नहीं होगा, ठीक है। पर एटॉमिक नंबर, कल बात हो रही थी, किसी भी जगह पे अगर कोई तत्व पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ते हैं, तो आप देखो नीचे एक नंबर रहता है, ऊपर एक नंबर रहता है। एक नंबर कम वाला होता है, एक नंबर ज़्यादा वाला होता है। कल बात हो रही थी ना इसके बारे में। तो जो कम वाला है उसको हम Z से दर्शाते हैं और अधिक वाले को A से दर्शाते हैं। तो ऊपर ये जो कम नंबर वाला है ना, वही एटॉमिक नंबर यानी कि Z है। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखा, यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ, ये परमाणु भार के बारे में बात चल रहा है। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये परमाणु भार है, तो परमाणु भार ये है, तो ये A है। एटॉमिक नंबर, ये Z को एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। मैं आपको आगे जाकर के ये बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी एलिमेंट्स आप पढ़ोगे, कुदरत में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित है, सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको कुछ छोटे से ट्रिक से याद हो जाएगा। यानी वहां पर आपको ये नहीं कि इसका याद रखें उसका याद रखें, लेकिन हाँ जनरली अपने दिमाग में बिठा के रखना है कुछ इंपॉर्टेंट तत्व, जिसके लिए मैंने लिस्ट। इंपॉर्टेंट किसको बोलते हैं? जो बार बार यूज़ होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में काम आएंगे, हमारे एग्ज़ाम में काम आएंगे, हमारे आम क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैंने इकट्ठा कर लिया कि कौन कौन सा एलिमेंट्स अक्सर क्वेश्चंस में होते हैं, अक्सर हमारी पढ़ाई में होते हैं, हमारे टीचर्स पूछते रहते हैं। ये सारी मिला करके मैंने इम्पोर्टेंट जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने लिख लिया है। तो इनके बारे में हम करते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो उनको क्या करेंगे, आप याद करेंगे। एक दिन में, मुझे लगता है कि एक ही दिन में याद हो जाते हैं। दूसरे दिन रिवीजन होता है, तीसरे दिन फिर होता है, फिर चौथे दिन आप एक दूसरे से पूछते हैं तो बताने लग जाते हैं कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। तो वो करना है। और जब मैं 5वें दिन पूछूं, यानी आने वाला सोमवार को जब पूछूं, तो आप लोग खुद ही बताएंगे सर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये है। तो ऐसे बोलने का क्या तरीका होगा? इसको अगर बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, देखें मेरे बोलने का तरीका क्या होगा, याद करने का तरीका क्या होगा। इसको याद करने का तरीका होगा सोडियम 1123, सोडियम 1123। बस मैं तत्व का नाम लूँगा, फिर उसके बाद उसका परमाणु क्रमांक बोलूँगा, छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर लूँगा, परमाणु भार बोलूँगा। क्लियर हो चुका है? तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि ये 2 नंबर
हमें याद रखना। तो किसी भी चीज़ का 2 नंबर हमें याद रहना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, फास्फोरस 1531, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, इस तरह से हमें याद करना है। सिल्वर 47108, इस तरह से हमें याद करना है। तो ये काम आपका है, याद करने का काम आपका है। मैं तो करा ही नहीं सकता ना, दिमाग में डाल नहीं सकता, लेकिन कोशिश करा रहा हूं कि आप एक बार बोल के देखिए। अगर मैंने जो लिखा है अभी, मुझे लगता है कि वो याद भी हो गया होगा। कुछ कुछ ट्राई करें। कार्बन देखो, नाइट्रोजन 714, हाँ, ऑक्सीजन 816। चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उस टाइम ध्यान नहीं था आपका। अब एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, फास्फोरस, पी फास्फोरस है ना, पी फास्फोरस, संकेतों को पहचानना है। पी फास्फोरस 1531, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, सल्फर है वो, है ना, थोड़ा ध्यान देना, दिमाग में डालना है ना, ठीक है। ऑक्सीजन 816, सल्फर है 1632, और फिर हमने लास्ट में बताया है सिल्वर 47108, ठीक है, 47108। चलिए अब ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने किसका किसका देखा? कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्वर। अब अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो याद तो होता ही है। हो गया याद? ट्राई करें, चलिए देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन 714 है ना, फास्फोरस हाँ 1531, नाइट्रोजन अभी बात हुई थी 714, फास्फोरस 1531, सल्फर हाँ सब वो याद होते हैं बेटा। देखो, हम एक बात हम समझते हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूं, सामने वाला ये समझेगा। जब आप बताने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं सोचेगा वो, भले वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो। अच्छे टीचर की बात यही होता है, अच्छे लोग की बात ये होता है, अच्छे स्टूडेंट की बात ये होती है ना। आप गलत बता दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं बताऊं और गलत हो गया तो सामने वाला मेरे बारे में गलत सोचेगा, और नहीं बताते तो गलत तो होगा ही, गलत ही हो गया पूरा पूरा, तब तो और ज़्यादा गलत सोचूंगा मैं, है ना। तो कोशिश पूरा करना है। नहीं तो मैं वैसे तत्वों के मैंने पूरे लेकर रखे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, ठीक है। बेटा याद करते समय घर में भी याद करोगे तो ऐसे ही याद करना। हाइड्रोजन 11, मैंने हाइड्रोजन लिया पहले, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फिर सल्फर 1632, कैल्शियम 2040। एक लाइन जब पूरा याद हो जाए, इधर उधर ट्राई करिए, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, भैया को बोलो, दीदी को बोलो, छोटे भाई को बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। पर क्या करो, उनसे एक बोलो, तुम दे पूछो यार ऐसे यार, उससे एक फ़ायदा भी होगा, उसको भी याद होगा, है नहीं। तो वो बोलेंगे मैं याद करके क्या करूँगा, बताऊँ? क्वेश्चन पूछने का काम आएगा, आप याद कर लो बोलना उसको मेरे से पूछना कभी भी ऐसे यार का। तो ये जो चीज़ है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन याद करना। दूसरी लाइन क्या है? फ्लोरीन, एफ है फ्लोरीन, फ्लोरीन 919, एल्यूमिनियम 1327, फास्फोरस 1531, अभी थोड़ी देर पहले याद किए थे। क्लोरीन है 1735.5, ठीक है। अब एक बार में तो याद नहीं होगा बेटा, याद करना होगा। सर ये सब फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। बिल्कुल बेटा, हम ये जो अब की जो क्लास लिया जा रहा है ना, कुछ रिवीजन लिया जा रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो 3 क्लास के रिवीजन आपके होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन कर लो, और याद है कि नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ, बस इतना बताना बेटा, ठीक है। 3 क्लास थोड़ा रिवीजन अपने लेवल पे करना अलग बात होता है, टीचर के लेवल पे करना अलग बात होता है। तो ये एक एल्यूमिनियम कितना बताया था, बोलो? 1327। तो ये अब हो जाएगा याद, कल तक तो हो जाएगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्रोमियम 24। अब इसके लिखने का तरीका और हमने लिखा था उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे कार्बन 612 है, कार्बन 612 लिखा है, ठीक है।
लिखने के तरीकों में याद रखना कि कोई भी नंबर, हाँ, ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार को। यानी कि जैसे मैं कहूँ एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, इसमें ZA, यस, मैं एलिमेंट को M से दर्शा रहा हूँ मेटल करके, चलिए ऐसे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZA, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ZA, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ZA, कई तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखें, हाँ, ऊपर ही लिखते हैं A को, याद रखना। पर सबसे परफेक्ट तरीका मुझे जहां तक लगता है ये। अब ये टाइपिंग के टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें ऐसा लिखना पड़ जाता है। ऐसा क्यों है मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एलिमेंट में नंबर से लिखा जाता है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, सबका अपने एक जगह है। इसीलिए हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इस जगह पर उसकी एटॉमिसिटी लिखते हैं, एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता, कितने परमाणु से वो अणु बना है अगर अणु है तो। और ये जो लिखा जाता है ये है चार्ज यानी कि आवेश, यहां पर लिखा जाता है आवेश। अब जैसे लिखते हैं सोडियम, सोडियम पर जब आवेश रहेगा तो +1 लिख देंगे, तो वहीं पे लिखेंगे। ऑक्सीजन जब लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन O2 लिखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे। फास्फोरस होता है P4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सल्फर होता है एसिड तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए देखें कौन सी जगह पे क्या आ रहा है। ऑक्सीजन पर आवेश आएगा तो ऑक्सीजन पर आवेश -2। आखिर आवेश को, इसे कहते हैं, आवेश को कहा जाता है, एक नंबर, एक चीज जाना जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बेटा जब किसी क्लास का रिवीजन कराया जाता है ना तो कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्लियर हो गई, ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो ये हो गया, तो इनको याद करना है। 3 लाइन हो जाएगा जब याद, तो फिर तीनों लाइन को रिवाइज करते हुए करना, फिर चौथा लाइन याद करना। चौथा लाइन में क्या दिया मैंने, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9। यहाँ पर देखिएगा पहले वाले में जस्ट डबल वाले हैं पूरे, अगले वाले में डबल से एक लगभग ज़्यादा वाला है ना, वहाँ पर 35 में 5 हो गए, थोड़ा अलग बात हो गई। बाकी में ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी डबल से कुछ ज़्यादा अलग बात है, यहाँ पे डबल से कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये कोई सिस्टम बना के नहीं चला गया। ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले एलिमेंट्स ऊपर रख दिया मैंने, थोड़ा कम उपयोग होने वाला पढ़ाई में ये फिर अगले स्टेप में रख दिया, ठीक ऐसे ही रखा गया है। इसी तरह से हमारे पास और आ जाएंगे ये इतना। और अगर आप इसके ज़्यादा करना चाहते हो याद, तो अपने हिसाब से अपनी कॉपी बुक खोल करके आप कर लीजिए। मैंने कल ही बोला था एक लाइन कि सबसे बड़ा गुरु आपका सिर्फ पुस्तक है, ठीक है, यानी पुस्तकों को कभी छोड़ना नहीं है ना। तो आप उसी का ध्यान रखें, उनको पढ़ने आना चाहिए, उनको सीखने आना चाहिए। हमारा काम उसे कैसे पढ़ना है वो सिखाना है, हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हमने पहले ही बोला है। तो फिर सर आपके पास आके करेंगे क्या, मेरे अलावा तो आप कर ही नहीं सकते, तो पढ़ ही नहीं सकते। तो पहला यही समझना है कि इस पुस्तक को कैसे पढ़ पाएँ, कैसे समझ पाएँ, उनके टॉपिक को कैसे समझ पाएँ, ये मेरे से करेंगे, तब होशियार बनेंगे। अन्यथा आप ये सोच के आते हैं कि शिक्षक ने बता दिया सर्वाग, मैंने अभी बताया ना आपके भैया जी को, क्या बताया कि आप जब तक आप उसे नहीं जानेंगे, यानी एक परीक्षा बोर्ड या एक क्वेश्चन बैंक लेकर के अगर हम नंबर करना चाहते हैं, मार्क्स आ जाएगा, टॉप रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो आपको सक्सेस नहीं देगा कॉलेज में। चलिए ये क्लियर है। तो चलिए ये तो बात समझ में आ गई कि इतने को याद करना ही करना है ना। अब अगला स्टेप ये होता है कि परमाणु क्रमांक तो हो गया, है ना, परमाणु द्रव्यमान हो गया, एटॉमिक मास है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु क्रमांक हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी याद करना है डायरेक्ट, क्योंकि परमाणु भार याद कर तो डायरेक्ट याद हो गया ना बेटा, है ना। फ्लोरीन 9, यहाँ पर कहाँ फ्लोरीन 9 है, कहाँ पे देखो ये लिखा है फ्लोरीन 9 19, डायरेक्ट याद हो गया, है ना। 19 कर ही रहे हैं तो 9 को भी शामिल कर देते हैं, है ना। जैसे किसी आदमी का नाम बोलते हो, है ना, शाहरुख बोलते ही नहीं, शाहरुख कुमार नहीं बोलेंगे, शाहरुख खान बोल डालेंगे। आपको मैं पूछूंगा शाहरुख एक्चुअली क्या है यार,
तो आप बोलेंगे शाहरुख खान, बोलोगे ना। राम गोपाल वर्मा, आपको तो सिर्फ राम याद करना था ना, तो गोपाल वर्मा को अपने आप याद हो गया, है ना। तो क्या होता है कि किसी भी चीज, नील, नितिन, मुकेश, अब बताता हूं। नील कौन है? वो आदमी है, वो एक्टर है। नितिन कौन है? उसके पापा है। मुकेश कौन है? उसके दादा है। नील कौन है? एक्टर है। नितिन कौन है? एक गायक है और एक्टिंग भी थोड़ा बहुत किया है। और मुकेश कौन है? वो गायक है, सिंगर है। बात समझ में आ रही है? तो 3 चीजें याद हो गई, तो तीनों कर दो ना, नील, नितिन, मुकेश, है ना। नील, नितिन, मुकेश, है कि नहीं। तो ऐसे ही हमें याद करना है। अब अगला स्टेप आता है बेटा अणुभार, जिसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। आणविक द्रव्यमान इंग्लिश में बोलें तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। एक बच्चे को अब यहां पर बोलूंगा बेटा कि ये याद रखना पड़ेगा, ये याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद है तो काम अपने आप होने लगेगा। यानी पूरी चैप्टर, आप जैसे 11th में हैं या 12th में हैं, तो मान के चलो 11th में चैप्टर नंबर 8 तक, 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, इसके बगैर कुछ नहीं। और चैप्टर नंबर 1 में हर दिन क्या ये यूज होना है, हर दिन। तो जब जिस दिन आओगे मैं पूछूंगा, भाई आपको बताना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। अब फिर चैप्टर नंबर 2 में थोड़े कम जरूरत है, चैप्टर नंबर 3 में जरूरत है, चैप्टर नंबर 4 में जरूरत है, चैप्टर नंबर 5 में सुपर जरूरत है, 6 में बहुत ज्यादा जरूरत है, दोनों में जरूरत है। अब 7 में जरूरत है, 8 में भी जरूरत पड़ेगी। तो भाई अब जरूरत है तो कर लेते हैं शुरुआत, है ना। तो ये बात ध्यान रखें। इसीलिए क्या है, कुछ बच्चों के लिए रिवीजन हो जा रहा है, कुछ बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास बन जा रहा है। ठीक, चलते हैं। ये वो चीजें इनको याद करा जाती हैं। तो किस अणु का क्या आणविक द्रव्यमान है वो निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये परमाणु भारों का योगफल, परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो, परमाणु भारों का योगफल, यानी सम ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ ए। क्लियर है? सिग्मा का मतलब जानते हो, 10th में पढ़े थे आप लोग। ये मतलब सम्मिशन है ना, यानी जोड़ना, योगफल को दर्शाता है, जितनी भी चीजें सबके लिए दर्शाता है। तो यही बात यहां पर समझना। तो अणुभार ये हो गया। चलो फॉर्मूला जैसे लिख देते हैं। तो हमें कुछ एग्जाम्पल पे काम करेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। उदाहरण, सबसे पहला शुरुआत करता हूं मैं H2O का आणविक द्रव्यमान। चलो सारे बच्चे बताओ कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा, है ना। अब यहां पर आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, H2O का आणविक द्रव्यमान, पूरी बातों को समझना है। H2O में बेटा एक हाइड्रोजन है, सर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, ये समझेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन है। यस, H/2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन को याद किए हो ना कैसे, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 16, तो ये परमाणु भार है, ये परमाणु भार है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो गुणा 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो हो गया 2 × 16 = 18। इकाई है AMU। चाहे परमाणु भार हो चाहे अणु भार हो, दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि उसका इकाई जो होता है AMU होता है। तो AMU इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आजकल यूनिट ही बस बोल देते हैं, AMU न लिख करके उन लोग फटाफट में U लिख देते हैं। ठीक है, वो अलग बात है।
पर आपको पूरा पता होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन 1 याद हो गया, ऑक्सीजन 816 याद हो गया, पानी का अणुभार भी याद हो गया। अब याद करने की जरूरत नहीं है इसको, अब कैलकुलेट कर लेंगे। जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, है ना, उनके लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जिन चीज़ को नहीं कर सकते उसके लिए ज़रूरत है मशीनों की। जैसे घर के दरवाजे खोल सकते हैं तो घर के दरवाजे खोलने के लिए क्रेन नहीं बुलाएंगे, नहीं। बड़े से पत्थर को उठा नहीं सकते तो उसके लिए क्रेन बुला सकते हैं, यस, है ना। घर में छोटा मोटा काम करना है, मान लो एक ही कपड़े 2 कपड़े धोने हैं तो फिर कपड़े धोने वाली नहीं बुलाएंगे, है ना। समझ रहे हो ना बात। तो जिस काम को हम ऐसे ही कर सकते हैं, जिस काम को, जैसे मुझे बोलना है आपसे, तो बोलने के लिए दूसरा आदमी नहीं बुलाऊंगा, चल बोल एक ही नहीं है। तो समझना यह है कि जिस काम को हमें करना है वो है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। आणविक द्रव्यमान को कर सकते हैं, तो ये आपको फिर जरूरत क्या है कि सबको याद नहीं रखना है, ठीक। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं। अच्छा, एक और मजेदार बात, बेटा इतना लंबा वाक्य लिखेंगे उससे बेहतर है कि आप ऐसा लिख सकते हो, M of H2O। ये देखो शॉर्टकट तरीका लिखने का। ये क्या दर्शा रहा है? M अणुभार को दर्शा रहा है, किसका? तो H2O का अणुभार या H2O का आणविक द्रव्यमान। शॉर्टकट समझना जरूरी है, क्योंकि हर बार कैसे लिखते रहोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैंने यहां पर बोला, अगला है दूसरा एग्जांपल, CO2 का आणविक द्रव्यमान। ज्ञात करना है, आपसे पूछा गया, तो कैसे करोगे आप? तो शॉर्ट में लिखिए आप M ऑफ CO2। लिखने का तरीका पे ध्यान दें, M लिखा है, राइट साइड गए थोड़ा नीचे CO2, ठीक। अब बताओ क्या होगा, इसमें कौन है? कार्बन। तो ये तो बताने के लिए था कि कार्बन को हाइड्रोजन को गुणा नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणु भार को गुणा कर रहे हैं, नहीं। तो यहां पर कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार हमने याद किया, कार्बन 6 12, तो 12 धन ऑक्सीजन 8 16, ऐसे याद करना हमेशा। तो ये कितना हुआ? 16 गुणा 2 बार है, तो कितना हुआ? 12 धन 32 बराबर हो गया 44 AMU। यस, अब समझ में आई बेटा? तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अब लंबा लंबा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा। तीसरा, चलो हम कहते हैं कि HNO3 का करते हैं, M ऑफ HNO3, नाइट्रिक अम्ल कहलाता है ये। तो ये क्या है? इस पर क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 14 यानी 14, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 16, 16 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो गया, ये 15 हो गया, यस। और ये के 48, यस। अब बताओ 8 5 कितना होगा? 8 5 13 का 3 है ना, और एक बचा है, तो ये 4 5 और 6 63 AMU। क्या समझ में आई बातें? पक्का? तो किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत किस चीज की है? जरूरत है 64 कैसे आ जाएगा? ये हो गया 14 15 हो गया, 15 हो गया, और ये कितना हो? 48 है, हाँ जी। 64 कैसे आएगा? अरे बाप रे, 82 कैसे आएगा? करो कैलकुलेट। 16 दिया 48, हाँ तब, हाँ जी। सॉरी भी, कुछ भी लिख के सॉरी, है ना, ऐसे तुक्का मत मारिए बेटा, प्रैक्टिस करिए, है ना, उस पर काम करिए। चलिए, तो आप किसी भी का निकाल सकते हो। तो कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप प्रैक्टिस में लोगे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
phosphorus, H2SO4, NO2, C2S6, CH3, COOH, NaOH, C6H12O6, HCOOH, H3PO4 आदि। मैंने मेरे दिमाग में जो आया मैंने आपसे पूछ दिया, आप अपने हिसाब से और भी चीज़ों के लिए करते रहिए। NH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 आदि। तो ये है आपका होमवर्क, और होमवर्क कवर करें, ठीक है? हो जाएगा। तो आपने सीखा आज दो चीज़ें, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ठीक है? नाम बहुत सारे हैं, तो जो नाम लेना चाहें, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? ये दोनों चीज़ें अब एक नई चीज़ की तरफ ले जाएगा आपको, वो है आपका, वैसे टॉपिक में कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है, तो वैसे रासायनिक संयोग का नियम पहले है, लेकिन मैं आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर में जाते हैं तो जो टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिनसे किसी दूसरे टॉपिक को समझाना आसान हो, तो उसको पहले कराते हैं, जिससे पहले समझ लें तो दूसरी बार अगले को समझ लें। बुक्स वगैरह में कई बार ऐसा होता है, या कोर्स सिलेबस में ऐसा होता है कि वो अपने एक फ्लो में उन्होंने लिखा होता है, लेकिन हमें पता है कि अगर बच्चे को मैं इस टॉपिक को पहले सिखाऊं जो बाद में दिया है, तो वो दूसरी टॉपिक ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमको पढ़ाना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने आपको आ जाएगा, ओके? होमवर्क हो जाएगा, कल ज़रूर दिखाइएगा। मैं ना पूछूं तो अभी दिखा दिया जाएगा, है ना? अब अगला काम है मोल। एक शब्द है हमारे पास, मोल। मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल आपके टीचर आपको ये जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है तो बहुत आसान। पर मैंने एक चीज़ देखा है कि कोई भी 12th वाले बच्चे से जाके पूछे, जिसको ज़रूरत है, चैप्टर 1 में मोल की ज़रूरत है, चैप्टर 2 में मोल की ज़रूरत है, चैप्टर 3 में मोल की ज़रूरत है। 3 चैप्टर उसके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, 11th में 3, 12th में 3 चैप्टर, लेकिन उन बच्चों को मोल ही नहीं पता, और वो तीनों चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही नहीं जान रहे हैं। कार में टायर ट्यूब ज़रूरी है, हमने सारे इंजन सब चेक कर डाले और निकल पड़े, ठीक है? 2 किलोमीटर गई गाड़ी, बैठ गई, 1-2 टायर ट्यूब ख़त्म, उसकी ज़िंदगी चली जाती है। अगर वो चले गए ना, 200-300 मीटर चले गए ना गलती से, हवा नहीं है तो पूरा खा जाता है वो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें चेक किसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, है ना? अब समझना है कि हमें क्या करना है। वही टायर ट्यूब था ना, और ये भी टायर ट्यूब है। अब समझ में आ गई? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, चक्के की ज़रूरत है। अब मोल है क्या? दिमाग खराब यार, मोल क्या है? किसी को पूछना जाके नहीं बताएंगे। होगा कुछ, क्या पता। हाँ यार 11 में पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है, अभी भी पढ़े हैं कुछ। तो चलिए मोल को एक सिंपल सा शब्दों में समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा देंगे। मोल जो है ना, वो है पदार्थ की मात्रा की, यानी कितने हैं। मात्रा मतलब क्या होता है? इतना मात्रा, इतना मात्रा, इतना मात्रा। मात्रा मतलब कितना कम या ज़्यादा है। तो एक्चुअली किसी भी पदार्थ को, जैसे सोडियम 5 मोल सोडियम है, 10 मोल सोडियम, जैसे बोलते हैं ना 2 ग्राम मेरे पास नमक है, 20 ग्राम नमक है, 200 ग्राम नमक है, 2 किलो नमक है, या कोई भी चीज़ है, पानी है, इतना लीटर है, इतना ml है, बोलते हैं ना।
तो वैसे ही वो द्रव्यमान की इकाई ग्राम है या किलोग्राम है, लंबाई की इकाई, दूरी की इकाई मीटर है, दूरी है या लंबाई है नापना है तो मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं या मिलीमीटर में नापते हैं, तो उसकी इकाई हो गई ना। अब इसी तरह से लाइट की इकाई क्या होती है, कितनी तेज रोशनी कितनी कम है, तो हम इस कैंडल से मापते हैं। यस, समझ में आ रही बातें। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। यस, तो सबकी अपनी अपनी इकाई है नापने की। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई है ये। वैसे ही ये मोल जो है ना, उसी तरह की कोई एक अलग अलग तरह की इकाई है जिसको हम मोल कहेंगे। तो यहां पर ये क्या चीज है, ये पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है, SI इकाई। अब आपके पास आ गया कि SI क्या है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मानक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, मानक यानी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये यूनिट होता है ना। तो क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये। मतलब पूरी दुनिया ये मानती है कि किसी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मोल में बात करेंगे। हम अपनी केमिस्ट्री में भी मोल में, यानी अगर आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हो, अणु के बारे में पढ़ रहे हो, परमाणु के बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर हम मोल में कहेंगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू को बताएंगे। समझ रहे हो, मोल के बारे में बोले ये 5 मोल है इसमें सोडियम, एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे कि इसमें सोडियम के कितने परमाणु हैं। 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनाएगा ना, CO2 अणु है। तो वो देखो, अणु और परमाणु के बारे में कल बात हुई थी। जो शुद्ध तत्व है वो उनमें परमाणु में होंगी, लेकिन जो पदार्थ यौगिक है, कंपाउंड है, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तरह के तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में होंगे, ठीक है। तो वो एक निश्चित संख्या बताती। तो यहीं पर कुछ बातों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़रा देखें, हमने जैसे बोला है दर्जन शब्द को जानते हैं बेटा, दर्जन जानते हो। दर्जन बोलते तुम्हारे दिमाग में एक बात पता चल जाता है कि दर्जन मतलब हम 12 की संख्या को दर्जन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक दर्जन अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है, 1 गुणा 12 यानी कि 12 को बोल रहा हूं। यस, इसी तरह से अगर मैं 2 दर्जन की बात करता हूं तो 2 दर्जन क्या है, 2 गुणा 12, 2 दर्जन मतलब 12, दर्जन मतलब 12, तो 2 गुणा 12 यानी कि 24 को बता रहा हूं। इसी तरह से समझ में आ रही बात है। मैं 5 दर्जन बोल रहा हूं तो क्या मतलब हुआ, हाँ 5 गुणा 12 यानी कि सॉरी कितना हुआ, 60। यस, तो दर्जन का मतलब समझ में आता है। ऐसे ही कुछ और शब्द हमारे पास आते हैं, जैसे कोरी। कोरी का मतलब होता है 20 को कहते हैं। तो अगर मैं 1 कोरी बोलूं तो क्या मतलब हुआ, 1 गुणा 20 यानी कि 20, है ना। जैसे 5 कोरी का मतलब क्या हुआ, 5 कोरी मतलब होता है 5 गुणा 20 यानी कि 100। एक और शब्द को समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो सैकड़ा बराबर क्या होता है, 100। यस, तो हम यहां पर कह रहे हैं एक सैकड़ा मतलब क्या हुआ है, हाँ 5 गुणा 5 सैकड़ा होगा तो 500, 6 सैकड़ा 600। तो ये हुआ हमारे पास हो गया। बात सब समझ में आ रही है। मैं एक्चुअली सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। यार मैं गुणा क्यों करूँ, क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सब चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये पूरी क्लियर हो गई। इसका सीधा सा मतलब है, आप देख रहे हो 5 कोरी 100 होता है तो 5 कोरी 1 सैकड़ा होता है कि नहीं, हो गया कि नहीं भाई। ये 100 है, ये भी 100 है, तो 100 बराबर 5 कोरी, 100 बराबर सैकड़ा, तो 5 कोरी 1 सैकड़ा। तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का तरीका ये नहीं होता कि हम ऐसे ही बोलते हैं तो वैसे ही बोलेंगे। विज्ञान कहता है कि तुम जैसा सोचना चाहो सोचो, कि वो तुम्हारा ज्ञान है, तुमने कैसे एक्सेप्ट किया है उसको। तुम्हारी सोच में अगर गड़बड़ी होगी तो फिर हम चेंज करेंगे, बात करेंगे। यानी कि एक आदमी ने दूसरे तरह से कहा, दूसरे आदमी ने दूसरे तरह से कहा, फाइनली मिल करके एक ही बात होता है। कहीं पर क्या बोलते हैं, इंच फुट और वो चलता था, डिसमिल वगैरह चलता था, है ना। कहीं पर मीटर चलता था, सेंटीमीटर मिलीमीटर चलता है। जब 2 अलग अलग देश एक दूसरे के नज़दीक आए
तो बोले कि इतना बड़ा होता है 1 फुट है। मैंने बोले इतना बड़ा तो हमारे इतना बड़ा होता है वो 1 मीटर है। ओके, बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला कि 1 फीट को मिलान किया तो पता चला इतने 3 फीट होगा, तो 3.3 फीट होगा कुछ है, तो वो 1 मीटर होगा। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कितना फिट होगा तो कितना मीटर होगा उन्होंने रेंज निकाला, फिर उसके हिसाब से चाहे मीटर में बोलो चाहे जिसमें बोलो वो मीटर में बोलेगा, और इधर से फिट में भेज दिया तो फिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेगा वो। उधर वाला है ना, इधर भेजा कि यार 5 मीटर की मैं सामान भेज रहा हूँ तो इनको सबको समझ में नहीं आती मीटर में, तो यहाँ पर मीटर को फिट में कन्वर्ट करेगा, उसमें लेवल में लगा देगा, फिट में चला गया। तो समझ में आई बातें बेटा। तो हर चीज़ का अपना क्या तरीका है, जहाँ पर लोग जैसा समझते हैं वैसा करना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये आपको फिजिक्स में टीचर पढ़ाएंगे चैप्टर 1 में, कन्वर्जेंस यानी कि मात्रक परिवर्तन। हमारे में भी होते हैं, हमारे भी और रहता है केमिस्ट्री में, लेकिन चूंकि वो फिजिक्स वाला भी पढ़ा रहा है हम भी पढ़ा रहे हैं और कंजट हो जाता है, तो कन्वर्जन काम आता है हमारे न्यूमेरिकल के टाइम में, क्योंकि वो उन्होंने, मैंने बताया ना, उसने कुछ और कह दिया किसी और इकाई में और हमें किसी और इकाई में काम करना है, तो हमें सेम इकाई में कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी समझना है। फिलहाल हमने समझा यहाँ पे मोल का, दर्जन का मतलब, कोरी का मतलब, सैकड़े का मतलब। इसी में एक और शब्द आता है मोल, ऐसा ही कुछ महान नंबर है, शब्द है, वो है मोल। मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या यार, क्या बात है ये। जैसे दर्जन होता है ना, 12 के नंबर को कहते हैं, वैसे मोल कहा जाता है इतने के नंबर को। यानी कि एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल का मतलब हो गया 6 पॉइंट, यानी 1 इंटू, ये मतलब यही होगा ना, 1 से गुणा करोगे तो ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2 मोल है, तो 2 मोल का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं पर आपके बुक में 2 3, यहाँ पर 2 के 2 3 लिखा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी ने 2 2 लिखा है और बाकी आपके जो नवबोध की बुक है उसमें 2 3 लिखा है, थोड़ा सा फर्क आएगा, है ना। तो हर एक बुक को हम लोग पता रहता है कि कौन से बुक में क्या लिखा है, बच्चे कहाँ कन्फ्यूज। लेकिन यहाँ पर 2 2 कभी गलती से करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 3 कर सकते हैं, 2 2 कर सकते हैं, जो भी करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो वैल्यू होता है 2 2 2 2 को हम लंबा खींच सकते हैं। वैसे ही एक्चुअली क्या है, ये 2 2 2 2 लंबा खींचा हुआ नंबर है, इसलिए क्या होता है कि उसको क्या कर दिया गया, ऐसा कहा गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो समझ में आई। तो अब ये समझना ये है कि दर्जन का उपयोग कब करते हैं, जब थोड़ी बड़े बड़े चीज़ें रहती हैं तो उनकी संख्या बताने के लिए 5 दर्जन भैया वो टीवी भेज देना यार, 5 दर्जन, ऐसा हो सकता है, या 1 2 5 ठो टीवी भेज देना, 10 ठो टीवी भेज देना, ये होता है, एक नंबर में आ जाता है। लेकिन जब हम केले खरीदते हैं तो बोले 1 दर्जन दे दो भैया, 1.5 दर्जन दे दो, आधा दर्जन दे दो, है ना। बेचने वाला भी उसी हिसाब से अपना दिमाग में रखे रहता है कि आधा दर्जन में इतना दूंगा, 1 दर्जन में इतना, 1.5 दर्जन में इतना, दिमाग में रखा रहता है ना। इसीलिए हम दुकान वाले को जाते हैं तो पूछते हैं कितना लगा भैया, कितना हुआ, 1.5 दर्जन दे दो, अब अच्छा कितना हुआ, फटाक से जवाब देता है, क्योंकि गुणा भाग करके रखा हुआ है अपने दिमाग में, है ना। तो बात समझ में आई। तो ये दर्जन में बिकता है, अंडे भी दर्जन में बिकते हैं, नींबू या तो थोड़ा सा लेना है तो 1 2 पीस में बिक जाता है, या फिर सीधा अचार लेना है तो वो दर्जन में नहीं बिकता है, वो सीधा नहीं सैकड़ा में बिकता है ना। 1 सैकड़ा दे दो, 2 सैकड़ा दे दो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही है, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो 1 बूंद पानी में बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल हैं, अणु है। तो जो कण बहुत छोटा होता है उसकी संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ही बूंद उठाए तो बहुत सारा आ गया। तो इसीलिए हम मोल शब्द का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं। तो मोल क्या है, एक निश्चित संख्या को बताती, ग्राम एक निश्चित संख्या को नहीं बताती। 5 ग्राम पानी और 5 ग्राम आपने नमक ले लिया तो दोनों में अणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, लेकिन 5 मोल पानी ले लिया और 5 मोल नमक ले लिया तो दोनों में अणुओं की संख्या बराबर होगी। तो मोल क्या हो गया, संख्या है। अब क्लियर हो गई, मोल है संख्या। 5 मोल उधर से 5 मोल सोडियम ले आना, उधर से 5 मोल
क्या बोलते क्लोरीन ले आना, उधर से 5 मोल ऑक्सीजन ले आना, तो सब में 5-5 मोल है, तो सब में संख्या बराबर है। मैंने कहा ना 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम लाऊंगा पदार्थों को तो बराबर नहीं होगा उसमें संख्या, हाँ द्रव्यमान बराबर होगा। बात वैसे समझो ना कि मैंने कहा 1 दर्जन हाथी ले आना, 1 दर्जन घोड़ा ले आना, 1 दर्जन आदमी ले आना, पता है 12 12 12 12, यस। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि द्रव्यमान में बोलूंगा 200 किलो आदमी ले आना, 200 आदमी घोड़ा 200 किलो घोड़ा ले आना और 200 किलो हाथी ले आना, क्या उसकी संख्या सब बराबर होगी? तो द्रव्यमान के साथ संख्या बराबर नहीं होती है, इसलिए हम द्रव्यमान के साथ बात नहीं करते यहां पे केमिस्ट्री में। किससे बात करते हैं? मोल से बात करते हैं, क्योंकि संख्या पता चल गया। करेक्ट? कुछ दिमाग खुल रहा है बेटा? वीडियोस खोल के दोबारा देखा करिए, एक बार क्लास होने के बाद उसे दोबारा पढ़िए। मैं 5 बार पढ़ाऊंगा तो 5 बार अलग अलग तरह से पढ़ाऊंगा एक ही टॉपिक को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई रिवीजन हो तो रिवीजन को बिल्कुल एक्सेप्ट करिए कभी भी, ठीक है? क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है, बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर बार रिवीजन करें, तो ये बेसिक चीज़ों पे रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, कुछ समझ में आ गया मैंने क्या क्या कहा? तो ये निश्चित समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया? गुणा तो इसका नहीं होता ना, इसी का होता है, नीचे वाले नंबर्स का, ठीक है? तो कितना हुआ? ये हो गया 4 4 0 12 12.044 गुणा 10 की घात 23। तो समझ में आता है कि मोल का उपयोग कहां करते हो, है ना? अणु, ऐसे लिख देता हूं, मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों की संख्या व्यक्त करने में किया जाता है। करेक्ट? तो मोल का प्रयोग कहां करेंगे? छोटे कणों को। छोटे कण में क्या होता है? कण क्या होगा? कण का क्या मतलब होता है? कण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स। मैं ऐसे इंग्लिश वर्ड्स क्यों लिख देता हूं कि आप सबको पता होना चाहिए कि हम जब 11th और 12th से बाहर जाएंगे तो कोई टीचर आके आपको कण नहीं बोलेगा, या कोई प्रोफेसर कहीं नहीं बोलेगा, वो सीधा पार्टिकल ही बोलेगा, एटम बोलेगा, परमाणु नहीं बोलेगा वो। यानी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ पढ़ोगे, समझ रहे हो नहीं? सब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो खेल है ना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ कहाँ है? स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का जो खेल है ना, ये स्कूल का इतनी ज़्यादा कीमत, स्कूल का, ये सब यहीं पे है, ठीक है? उधर उसके बाद फिर हर आदमी चाहता है कि गवर्नमेंट की बड़ी संस्थाओं में आपकी कॉलेज में पढ़ाई हो। स्कूलों में रहता है कि सब प्राइवेट में जाके पढ़ना चाहते हैं, है ना? लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं रहता। कॉलेज में प्राइवेट में पढ़ने की जगह हर आदमी गवर्नमेंट में पढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पढ़ाई और गवर्नमेंट का जो मान्यताएं हैं प्राइवेट से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है? तो ये कारण है। और लेकिन स्कूलों में बढ़िया है, मान्यता इसी का मिल गया है प्राइवेट को, है नहीं? तो चलिए, पहले वहाँ पढ़ाई हो ना हो अलग बात है। चलिए आगे बात करूँ तो क्या हो सकता है? वो परमाणु हो सकता है, यानी एटम, यस। अणु हो सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल, या कोई आयन हो सकता है। आयन शब्द का मतलब क्या है? जिसमें चार्ज होता है, आवेश होता है। जैसे मैं Na+ बोलता हूं तो वो आयन है, Ca2+ बोलता हूं आयन है, O2- बोल रहा हूं आयन है, Fe3+ आयन है। तो आयन क्या होता है? जिसमें आवेश होता है, क्लियर है? चार्ज होता है। तो इनकी संख्या बताना है। साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी संख्या बता सकते हैं, क्योंकि छोटे कण हैं। तो छोटे कण होते हैं, उनकी संख्या बताने के लिए क्या, किसका उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। बात मेरी समझ में आई? आज की क्लास में हमने आज की क्लास में ये देखा कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कुछ तत्वों का इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। याद करें, ठीक? याद हो जाएगा। दूसरा मैंने इसके बाद बताया आणविक द्रव्यमान। ये हमें याद नहीं रखना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि गणना करना पड़ेगा, है ना? याद नहीं करना पड़ता इसको,
अपने से याद, परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद है तो किसी का भी आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। फिर मैंने कहा आपको मोल बताया, मोल एक क्या है, ऐसा इकाई है कि निश्चित संख्या को बताता है, ठीक है। तो एक मोल में कितने कण होते हैं आपको पता चल गया, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, कण होते हैं। यस, ये इतनी संख्या को बोला जाएगा। ये एक निश्चित संख्या है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मैंने सूक्ष्म कणों की संख्या बताने में उपयोग किया जाता है। यस, अब आपको 3 फॉर्मूले बोल रहा हूं, आप उन 3 फॉर्मूलों को याद रखना है ताकि मैं कल की क्लास में जब आओ तो मैं मोल कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, है ना। आज मोल बता रहा हूं, कल मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी कल ही करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखें, 3 फॉर्मूले बता रहा हूं ना। N = W/m, याद कर लो। दूसरा है N = N0/NA। तीसरा है N = V/22.4। ये याद करके आना है नेक्स्ट क्लास तक के लिए, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।